नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने ऐप मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड मैथ्स को टारगेट करते हुए जिसकी परीक्षाएं आपकी आने वाली है। तो प्रश्न पत्र की जानकारी यानी आपके प्रश्न पत्र का स्तर क्या है, किस प्रकार के प्रश्न हमारे बने हैं। तो पिछले कुछ सीरीज के अंदर हम लोगों ने 2018 आरपीएससी का जो प्रश्न पत्र था उसके 40 प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज की इस क्लास में उसी 2018 के प्रश्न पत्र के 40 के आगे वाले प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें। न केवल ये प्रश्न या ये चैनल सेकंड ग्रेड के लिए वरन आगे भी लगातार है ना चलते हुए जो रीट की परीक्षाएं होने वाली है या दूसरे एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं या और भी कोई परीक्षाएं जैसे जैसे आएगी तो उसको टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पर उनके बारे में बातचीत करते रहेंगे और प्रश्नों को हल करते रहेंगे। तो चलिए सर, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि भी संख्या log 7 आधार 2 किसके बराबर है। ये क्या है? log आधार 7 बेस 2 किस प्रकार की संख्या है? तो पता लगना चाहिए सर। इससे आसान प्रश्न हमारी परीक्षा में नहीं हो सकता है। ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, जब मैं ऐसा कहता हूं कि log 5 बेस 5 तो मैं इसका मान 1 देता हूं। और क्यों देता हूं कि जब log 5 है और बेस 5 है, इसका मतलब किससे हुआ सर? बेस चेंज की प्रॉपर्टी अगर बात करते हैं तो log 5 में log 5 का भाग है, इसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। लेकिन जब मैं यहां पर अगर बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो log 7 बटा log 2 होता है। तो न तो log 7 का मान ये जो वैल्यू है वह आपकी इंटीजर फॉर्म में नहीं है और ये जो वैल्यू है ये भी आपकी इंटीजर फॉर्म में नहीं है। और जबकि परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं कि भाई आपके पूर्णांकों का भिन्न रूप है, जबकि यहाँ पर log 7 और log 2 दोनों ही पूर्णांक नहीं है, इसलिए आपकी संख्या कैसी है? यह अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। आसान सा प्रश्न था बहुत। हमारा प्रश्न है, देखिए इस प्रकार की बात है, x के आगे 3 लाइनें हैं और 3 mod 7 p बिलोंग्स टू z। अब चलिए सर, इसको ध्यान देना। इस प्रश्न में कई जो विद्यार्थी हैं वो कमजोर रह गए, है ना। अधिकांश विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को पिछली परीक्षा में हल नहीं किया, केवल और केवल मॉड को देखने के ऊपर कि भी अधिशेष जो फलन है वो है क्या बेसिकली। ठीक है ना। तो ये जो चीज है सर, भाई ध्यान दो कि यहां पर इसका केवल और केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पूछा था कि भाई इसको आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी x क्या है। अब मैं इसको हल करना चाहता हूं, जैसे कि देखिए 25 को या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 35 को मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, 35। और अगर मैं यहां पर बात करूंगा 11 या ऐसा करते हैं सर 35 2 कर लेता हूं और यहां पर मैं ऐसा कहता हूं mod 11। ध्यान दीजिए सर, इसको हल करने के लिए पहले मैं इसको समझाना चाहता हूं सर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है सर कि 35 और ये जो है 2 mod 11 का मीनिंग ये हुआ कि 35 में से मुझे 2 घटाना है। 35 माइनस 2 बराबर mod 11 का मतलब ये हुआ कि ये 11 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर है, सम इंटीजर है और यहां पर शेषफल 0 है। इसका ये मतलब है, शेषफल का मतलब रिमाइंडर 0 है। इस mod 11 का ये मीनिंग निकल रहा है। ध्यान दीजिए क्या किया हमने, 35 में से 2 को घटाया यानी 33 आया और 33 में अगर मैं 11 का भाग दूंगा तो शेष 0 के बराबर होगा। चलिए वापस से ध्यान देना, मैं यहां पर कह रहा हूं 35 में से 2 घटाया। ठीक है, और mod 11 का मतलब 11 का भाग देना। भाग कितनी बार गया उससे मतलब नहीं है, भाग जाने के बाद शेष जो रहेगा रिमाइंडर वो 0 रहेगा। अब देख पा रहे हैं 33 में 11 का भाग गया 3 बार और शेष आपका 0 रहा। और जो मैं यहां पर कह रहा हूं कि 11 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, तो बेसिकली 35 में से 2 गया 33 हुआ और यहां पर सम इंटीजर जो है इसका मीनिंग किसके बराबर है? इसका मीनिंग 3 के बराबर है। तो चलिए मैं इस प्रॉपर्टी को यहां पर यूज करना चाहता हूं। तो ये जो चीज होती है सर, ये 3 उधर जाकर घटने वाली बात करता है। तो x माइनस 3 बराबर क्या हो गया? चूंकि mod 7 हो गया, इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर से है, सम
कोई भी इंटीजर है। और आपका जो प्रश्न है वो इंटीजर जो है p बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर को p की फॉर्म के अंदर देता है। तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं x - 3 इज इक्वल टू सम इंटीजर को p कहते हैं, क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि p बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर है, यानी इंटीजर को हम लोगों ने p संकेत रूप में लिखा। और यहां से x का मान क्या हो गया 3, जब वापस चला गया तो रिजल्ट क्या रहा 3 + 7p। ये आपके प्रश्न का आंसर है सर। बहुत आसान सा प्रश्न था, लेकिन हम में से अधिकांश विद्यार्थी इस प्रश्न को हल नहीं कर पाए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे से समझना। बहुत आसान सा है, केवल और केवल मॉड इसको जो है किस प्रकार से आपको लिखना था। ठीक है जी, तो वापस ध्यान देना, 3 का पक्षांतरण माइनस में x - 3 बराबर 7 मल्टीप्लाई बाय कोई भी एक इंटीजर है, और इंटीजर को चूंकि p के द्वारा रिप्लेस किया गया था तो 7p के रूप में, और 3 उधर जाने पर x = 7p + 3। ये आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, W किलोग्राम का एक भार 2 हल्के धागों के सहारे लटका हुआ है। अ वेट ऑफ W किलोग्राम, ठीक है, इज हैंग ऑन 2 लाइट स्ट्रिंग्स। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है जो लंबवत रेखा के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है, धागों में तनाव। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगली परीक्षाओं के लिए भी आप तैयार करेंगे। लामी प्रमेय, हम लोगों ने कहा कि अगर एक बिंदु पर क्रियाशील 3 बल संतुलन की स्थिति में होते हैं तो लामी प्रमेय क्या कहता है, बल और बल के सामने वाले जो 2 बल हैं उनके मध्य के कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है, यानी बल और बल के सामने वाले कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो लामी प्रमेय का आपको प्रयोग करना है। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, W किलोग्राम का भार ये इस प्रकार से 2 धागों के सहारे लटका हुआ है, ये W किलोग्राम का भार हो गया। ठीक है, हमारा प्रश्न कह रहा है ये जो धागे हैं, जो हल्के धागे हैं, लंबवत रेखा के साथ 30 और 60 का कोण बनाते हैं। तो लंबवत रेखा का मतलब मैं इस प्रकार से अगर वर्टिकल लाइन की बात करता हूं तो इन धागों के द्वारा बनने वाला कोण है 30 डिग्री का, और दूसरा जो है ये कोण है आपका 60 डिग्री का। प्रश्न हमारा कह रहा है धागों में तनाव क्या होगा। इस धागे में तनाव अगर T1 है और यहां पर धागे में तनाव आपका T2 है। अब देखिए हमने कहा इस बिंदु A पर, अगर मैं A बिंदु की बात करता हूं तो इस पर बल संतुलन की स्थिति में है, क्योंकि जब भार लटका दिया, धागे वागे बिल्कुल एक तरह से जो है उसको हैंग कर दिया, अब वो जो है ऑसिलेटरी मोशन के अंदर नहीं है, न झूल रहा है, ठीक है ना, न जो है पेंडुलम की तरह इधर उधर दोलायमान हो रहा है, तो यहाँ संतुलन की स्थिति में हो गया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कोण आपका कितना है, ये आपका कोण 150 डिग्री है, और ये वाला कोण कितना होगा, ये कोण 60 डिग्री ऊपर का कोण है, तो ये 120 डिग्री होगा। मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, लामी प्रमेय की बात करना चाहता हूँ। और लामी प्रमेय क्या कहती है सर, उसको ध्यान देना। बल T1 और सामने वाला कोण T1 के सामने 120 है, तो ये हो गया साइन 120 डिग्री, बराबर दूसरा बल T2 जो दूसरे धागे में तनाव है, सामने का कोण 150 है, उसकी ज्या साइन 150 डिग्री, बराबर W और उसके सामने कोण क्या है, साइन 90। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर हमारे को मिल जाएगा। तो देखिए T1 अपॉन साइन 120 का मान, साइन 120 का मान वही है जो साइन 60 का मान है, √3/2 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 150 का मान, साइन 30 का मान है 1/2 के बराबर, और W/1। चलिए जब पहले और तीसरे को कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिए, जब पहले और तीसरे को कंपेयर कर रहे हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, T1 बराबर भाई √3/2 का W से गुणा हो गया, तो T1 क्या हो गया, √3/2 W। और जब दूसरे और तीसरे को कंपेयर कर रहे हैं तो T2 क्या हो गया, 1/2 का W से गुणा हो गया, तो 1/2 W। ये हमारे प्रश्न के आंसर्स हो गए, है ना। बहुत आसान से, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन का आपका प्रश्न था। √3/2 W और 1/2 W, ऑप्शन नंबर 3, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया सर। ठीक है, लामी प्रमेय बहुत प्यारा सा प्रश्न बनता है और इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे बनते हैं, तो लामी प्रमेय को जरूर परीक्षा से पहले हमको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है द्वितीय ऑर्डर का अंतर समीकरण, और इसको ध्यान देना, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में कहीं कुछ गलती रही थी, है ना, और ये जो प्रश्न गलत होने के कारण आरपीएससी के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है ना, तो गलती होने के कारण ये प्रश्न जो है वहां पर आरपीएससी के द्वारा हटा दिया गया था। प्रश्न होता सही तो हम लोग भी इसको डिस्कस करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टीचिंग मेथड्स के बारे में अगर बात करूं तो गणित शिक्षण में प्रायोजना विधि, ठीक है ना,
के सोपान क्या है ना, जिसको प्रायोजना विधि कहते हैं। आप जो यहाँ पर सोपान का मतलब क्या है कि भाई किस प्रकार से जो है स्टेप्स आपके रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं सर, एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब एक परिस्थिति के अनुसार प्रोजेक्ट की जो है आप रूपरेखा बनाते हैं, रूपरेखा के बाद में उसका क्रियान्वयन करते हैं, क्रियान्वयन करने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन के बाद में उसको संधारित करते हैं उसके अभिलेख को, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई प्रायोजना विधि की हम लोग बात कर रहे हैं गणित शिक्षण में, तो सबसे पहली जो बात होगी कि भाई परिस्थिति, ये सबसे नंबर 1 पर आने वाला है, ठीक है ना, कि भाई परिस्थिति क्या है आपका, जो है परिस्थिति का मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, समझ गए। उस प्रॉब्लम के लिए कि आप क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट के बाद में उसका उद्देश्य क्या होगा, यानी कि उसके माध्यम से हम लोग क्या रिजल्ट लेना चाहते हैं। जब आपने प्रोजेक्ट का चुनाव कर दिया तो प्रोजेक्ट के चुनाव के बाद में उस प्रोजेक्ट की रूपरेखा की प्लानिंग आपको करनी है। तो ये तीसरा जो काम होगा वो उसकी प्लानिंग करना है, रूपरेखा की बात करनी है। प्लानिंग करने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसका क्रियान्वयन करना है आपको। क्रियान्वयन करने के बाद में आप उसका मूल्यांकन करने वाले हैं कि कहाँ तक हम सक्सेस हुए, और मूल्यांकन के बाद में उसको अभिलेखन करने वाले हैं, लिपिबद्ध आप करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये 5-6 स्टेप इस क्रम के अंदर आपके प्रायोजना विधि के सोपान है, इस स्टेप के अंदर होता है। तो चलिए सर देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर सी है और आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए और बी तो चला गया सर, सी स्टार्ट है। सी के बाद में ए है, दोनों के अंदर है, उसके बाद में डी है, ये भी दोनों में है, डी के बाद में चौथा नंबर बी है, ये भी दोनों में है, खास बात है, और बी के बाद 5वां नंबर एफ है और उसके बाद ई है। तो एफ और ई ये आपका हो गया क्रम, एफ के बाद ई है और यहाँ पर ई के बाद एफ है। तो ये जो आपका ऑप्शन चौथा भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो ये भी आपका बेसिक प्रश्न है ना, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न आपका नहीं है, ठीक है। अगला जो प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, मॉड ऑफ 2x - 3 इज लेस देन मॉड ऑफ x + 5। और मॉड का मतलब कैसा है, एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि 2 अगर छोटा है 4 से, या मैं ऐसा कहता हूँ 2 अगर छोटा है 7 से, भाई मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका अगर मैं वर्ग कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 भी छोटा रहेगा 4 के स्क्वायर 16 से, 2 का वर्ग 4 भी छोटा रहेगा 7 के स्क्वायर 49 से। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, ठीक है सर। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर मैं वर्क करता हूं, चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, वर्क करने पर कोई परिणाम में कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो यहां पर हो गया सर ये पोजीशन 2x - 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोई भी नंबर भाई इन केस 2x - 3 चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही परिणाम है। लेस देन यहाँ पर x + 5 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और x का मान हम लोग निकाल देंगे, है ना, लीनियर इन इक्वेशंस की बात करेंगे। तो जब इसका प्रसार करेंगे a - b का होल स्क्वायर 4x² - 3 दूना 6 दूना 12x + 9 लेस देन x² + 10x + 25। क्लियर है सर। दोनों पक्षों के अंदर पक्षांतर करते हुए सबको लेफ्ट में लेने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से x² जब इधर आया तो 4x² में से x² चला गया 3x², माइनस का 12 और 10 22x हो जाएगा, और इधर से माइनस का 16 हो जाएगा, इज लेस देन 0। उम्मीद करता हूं यहां तक आपके दिमाग में आया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं और फैक्टर्स से आने पर x के क्रांतिक मान क्रिटिकल वैल्यूज को सोचना है और किस इंटरवल में है उस इंटरवल को अपने प्रश्न के रूप में लेना है। तो 16 और 3 का गुणा 48 होता है। इसके फैक्टर्स हम लोग आसानी से कर सकते हैं, 24 और 2 का गुणा, ठीक है, -16 लेस देन 0। पहले दो पदों में से मैं 3x को कॉमन कर लेता हूँ, x - 8, फिर यहाँ से 2 को कॉमन कर लेता हूँ, x - 8 लेस देन 0। एक कोष्टक हमारा हो गया x - 8 और दूसरा हो गया 3x + 2 लेस देन 0। चलिए जब मैं इसको देखता हूं तो यहां से क्रिटिकल वैल्यूज की बात करूं, क्रांतिक मानों की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो बताइए क्या है सर क्रांतिक मान। यहां पर भाई क्रांतिक मान का अभिप्राय क्रिटिकल वैल्यूज वो मान है जहां पर इस व्यंजक का मान पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है। तो क्रांतिक मान x = 8 या फिर क्या है -2/3। और जैसे ही मैं नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, -अनंत से लेकर के +अनंत, छोटा वाला मान -2/3 लेफ्ट में, बड़ा मान 8 राइट में,
और नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए राइट मोस्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। और यहाँ पर मेरा जो सिंबल है वो कैसा है सर, लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव इंटरवल। और नेगेटिव इंटरवल की बात करेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, -2/3 से 8 तक की बात करेगा। और यहाँ पर इक्वल का मार्क नहीं है, इसका मतलब एक छोटा कोष्टक होगा। और जब आप इसको देख रहे हैं तो x बिलोंग्स टू -2/3 से 8, ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर है। तो ये भी आसान प्रश्न है। देखिए एक चीज़ तो आपके दिमाग में आ रही होगी, कई विद्यार्थी जो है कमेंट्स भी करते हैं, कई बार पूछते भी हैं कि साहब मैंने जो है उस फलानी टेस्ट सीरीज को दिया, उस फलानी टेस्ट सीरीज के अंदर जो है मेरे नंबर बहुत सारे कम आ रहे हैं, है ना। तो देखिए सर, मैं बात कर रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज देना बहुत अच्छा है। टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नई जानकारी आपको सीखने को मिलती है, कुछ अच्छे प्रश्न है, कुछ टिपिकल प्रश्न है, वो भी आपको समझने के लिए, सोचने के लिए आपका दिमाग एक्टिव होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ सर कि हमारा जो पेपर होगा, जो एवरेज लेवल के प्रश्न हल कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उठा करके देखना, हम भी उसी कोशिश को यहाँ पर कर रहे हैं। और देखेंगे अभी जितने प्रश्न हुए यानी 41 से 46 तक 6 प्रश्न में से केवल एक प्रश्न ऐसा हो सकता है जो अगर डिस्कस आज मैंने करवा दिया तो वो कर लेंगे, अगर वो नहीं होता तो शायद हम लोग नहीं कर पाते। बाकी के लगभग आपके 5 प्रश्न बहुत आसान से आए। अगला प्रश्न देखें। अब देखो सर, इससे आसान प्रश्न क्या होगा। z एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, और हमारा प्रश्न इस प्रकार की बात कर रहा है, z बार के इनवर्स और z बार का गुणा कितना है। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है सर, भाई आपकी जानकारी में कि z इनवर्स जो है 1/z नहीं होता है क्या। अगर ये z बार का इनवर्स है तो इसका मीनिंग क्या है, 1/z बार हो गया, और z बार का ही गुणा है। और जैसे ही मैंने इसको देखा ये कट गया और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या बना सर, एक उत्तर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का आंसर है। तो इस प्रश्न को करने के लिए भाई कहीं पढ़ने की आवश्यकता है क्या सर। इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म है, z बार इनवर्स का मतलब 1/z बार है, और z बार से गुणा किया, आपका उत्तर 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि फलन f अंतराल 0-1 पर निम्न प्रकार से परिभाषित है, 0 कब, जब यह अपरिमेय है, और 1 कब, जब x मतलब x परिमेय है, और 1 कब, जब अपरिमेय है, और संवृत्त अंतराल 0-1 पर रीमान समाकलन। देखिए राइमान जो इंटीग्रेशन है वो अभी आज की तारीख में आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है सर, लेकिन फिर भी आपसे बात कर लेता हूं कि यहां पर ये फलन जो है, देखिए आप जितने भी परिमेय रेशनल नंबर्स होंगे उस पर 0-0 होगा, और जब अपरिमेय होगा तो उसके ऊपर नंबर आपका 1 होगा। तो अब आप ध्यान करें कि अगर 0 से लेकर के 1 का कोई भी आप इंटीग्रल के अंदर पॉइंट लेंगे तो 0 से 1 के बीच में कई प्रकार के परिणाम हमको मिलेंगे, जिसमें से कुछ परिमेय होंगे। जैसे परिमेय को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये पॉइंट मान लेते हैं एक उदाहरण के लिए कि ये जो है परिमेय नंबर्स आ गए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1/5 आ गया, 1/4 आ गया, इस प्रकार के परिणाम, ये 1 है ना 2 आ गया, इस प्रकार की हमारी स्थिति, ये कुछ परिमेय संख्या है। और परिमेय पर आपका परिणाम 0 के बराबर है, ये 0। लेकिन परिमेय के तुरंत पास यहां पर एक अपरिमेय संख्या होगी, और अपरिमेय संख्या का परिणाम ये होगा। इसका मतलब जब मैं यहां से ग्राफ को वहां ले जाऊंगा तो मुझे अपना हाथ उठाना पड़ेगा, सीधा सीधा मैं उस वैल्यू को नहीं ले पा रहा हूं। यानी 0 पर भाई आपकी लाइन ये चल सकती है, जितने परिमेय हैं उनके लिए ऐसा ऐसा, फिर अपरिमेय आ गया तो ऊपर पहुंच गए, अपरिमेय है वो ऐसा, फिर वापस परिमेय आ गया तो फिर 0 पर आ गए, फिर अपरिमेय की बात आ गई तो फिर ऊपर चला गया, फिर परिमेय नीचे आ गया, फिर अपरिमेय। इसका मतलब क्या है, ग्राफ हमारा जो है कंटिन्यूअस नहीं है। और जब हमारा फलन कंटिन्यूअस नहीं होता है तो वह रीमान समाकलनीय भी यानी राइमान इंटीग्रल भी वो नहीं होता है। हमारे प्रश्न का आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर 1 है। ध्यान दीजिए, पहली चीज आपका सिलेबस में नहीं है। नंबर दूसरी चीज, इसको देख करके अगर आ जाए तो दिमाग में आना चाहिए फलन कंटिन्यूअस है क्या। तो यहां पर f(x) जो है वह हमारा सतत नहीं है, f(x) सतत नहीं है ना, इसलिए ये रीमान समाकलनीय भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम जिसकी भुजाएं AB और AD इन दो सदिशों के द्वारा 2i + 4j - 5k और i + 2j + 3k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रश्न कह रहा है वेक्टर A जो है
भुजा AC की दिशा में इकाई सदिश हो तो वेक्टर ए क्या है, यानी वेक्टर ए जो कि यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन AC, आपको उसको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, हमारे पास में यहाँ एक समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है। मैं इसका नामकरण कर लेता हूँ ऐसा ABCD, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। भुजाएं AB और AD आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो AB को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 2i + 4j - 5k के द्वारा, ये AB के लिए है, ठीक है। और AD को रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं, ये AB का डायरेक्शन हो गया, AD का डायरेक्शन ये i + 2j + 3k है। और मुझे चाहिए वेक्टर A जो कि AC की दिशा है। तो जब मैं AC की बात करूंगा तब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए सर, हम लोगों ने ट्राइंगल रूल पढ़ा है, तो वेक्टर AC क्या होता है, वेक्टर AC हो गया AB + BC, ऐसा ही हुआ ना सर। और AB का मतलब क्या हुआ, 2i + 4j - 5k। और BC का मतलब, ध्यान दीजिए, ये और ये आपस में कैसे हैं सर, बराबर भी है, समांतर भी है, तो ये जो मान है वही मान इसका भी होगा, यानी i + 2j + 3k के रूप में ये इसकी वैल्यू आपके होने वाली है सर, ठीक है ना। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा BC के रूप में, तो ये हो गया सर i + 2j + 3k, इनको ऐड करना पड़ेगा AB + BC के रूप में। और BC जो है चूंकि AD के पैरेलल है, AD की ही डायरेक्शन के अंदर है, तो ये वैल्यूज आपकी सेम रहने वाली है। और इसको हल करने पर 3i + 6j - 2k, ये किसका परिणाम हुआ सर, ये वेक्टर AC का परिणाम हुआ। और मेरा प्रश्न कह रहा है AC की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है ना, AC दिशा में एकांक सदिश यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन AC, जो कि आपका वेक्टर A है, ये रहा सर AC की दिशा अपॉन में उसका परिमाण, है ना, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो AC का मान आपका ये रहा सर 3i + 6j - 2k, और डिवाइड के अंदर रूट में, ध्यान दीजिए, i का पड़ोसी 3 का स्क्वायर 9, j का पड़ोसी 6 का स्क्वायर 36, k का पड़ोसी -2 का स्क्वायर 4। और जब मैं इसको हल कर लेता हूं तो देखिए 36 और 4 40 और 9 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो ये आपका रिजल्ट क्या रहा, 1/7 रहेगा, 3i + 6j - 2k, ये हमारे प्रश्न का आंसर है। और जब मैं इसको देखता हूं सर, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है 1/7 3i + 6j - 2k। तो ये प्रश्न भी जो है आसान है सर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन AC में एकांक सदिश की बात कर रहा है, लैंग्वेज को आपको पकड़ना है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि यदि वेक्टर A, यानी कि जो वेक्टर A है AC की दिशा में इकाई सदिश है तो A का मान चाहिए, यानी बेसिकली वेक्टर A क्या है, AC के अंदिश एकांक सदिश है। तो पहले AC निकाला और AC की डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर हम लोगों ने ज्ञात किया। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए मैं इसको स्टार मार्क कर लेता हूं सर, है ना, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, रिपीट भी हो सकता है। इस परीक्षा में प्रसरण पूछा गया तो अब वापस से माध्य पूछा जा सकता है, इसके ऊपर जो है हमारे अच्छे अच्छे प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। हमारा प्रश्न कह रहा है पहली n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण क्या होगा, और प्रसरण का अभिप्राय है वेरिएंस से, ठीक है। और वेरिएंस को जब आप याद करेंगे सर, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूले के रूप में आपको याद रखना है, ठीक है ना। और मैं अगर बात करता हूं आपसे कि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या होता है सर, समेशन ऑफ xi² अपॉन n माइनस समेशन ऑफ xi अपॉन n का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस के लिए हमारा फॉर्मूला हुआ करता है सर प्रसरण का। और जब प्रसरण का वर्गमूल कर देंगे तो वह आपका क्या हो जाएगा, मानक विचलन हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। और केवल प्रथम n की बात नहीं करते हुए अगर मैं कहता हूं कि क्रमागत n प्राकृत संख्या लगातार आने वाली, चाहे वो 101 102 103 से है, चाहे 451 452 453 से है, लगातार आने वाली, प्रथम आने वाली, उससे परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमने डिस्कस किया है सर कि भाई अगर कोई संख्याएं होती है और संख्याओं के अंदर अगर आप किसी अचर को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो प्रसरण में और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से याद रखना आपको।
चलिए सर, यहाँ पर पहली n प्राकृत संख्याओं और उनके वर्गों के योग की बात कर रहे हैं। भाई xi स्क्वायर का मतलब किससे हुआ सर? ये पहली संख्या 1 का स्क्वायर, दूसरी 2 का स्क्वायर, तीसरी 3 का स्क्वायर, और ऐसा करते हुए n के स्क्वायर से, और ये परिणाम है हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 के बराबर हो गया। और ये परिणाम आपका क्या है सर? n अच्छा 6 के साथ में या अपॉन में n भी है सर, ये वाला n है ना, n प्लस 1 अपॉन 2 और ये n इसका होल स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर n से n कट जाएगा, यहाँ भी n से n कट जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या रहा सर? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस में n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना रहेगा सर? 4 रहेगा, है ना। n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड में 4। चलो यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं, जिसको निकाल लेना चाहिए मुझे। n प्लस 1 कॉमन आ गया, एलसीएम आपका हो गया 4 और 6 का लसअप 12 के रूप में, 6 का भाग गया 2, 2 का इससे गुणा करने पर 4n प्लस 2 एकम 2, माइनस का निशान, 4 का भाग गया 3 का गुणा कर रहा हूँ n प्लस 1 से, क्योंकि एक n प्लस 1 बाहर आ गया। तो यहाँ पर 3 का गुणा करने पर 3n माइनस का 3, और आगे की तरफ बढ़ते हुए हमारा परिणाम रहा n प्लस 1, और ये जो रहा n माइनस 1 रहा, 4n में से 3n गया, 2 में से 3 गया, n माइनस 1 अपॉन में 12, जो कि परिणाम रहा n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12। ये आपका सिग्मा स्क्वायर है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, विशेष बात फिर से स्टार मार्क कर रहा हूँ, प्रसरण का हमारा फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, इसको सीधा याद रखेंगे। फिर से याद रखेंगे, अगर कोई संख्याएं आपके पास में है जिसका प्रसरण आपके पास में है, अगर मैं उस संख्या में कोई अचर पर सभी के अंदर कोई एक नंबर k जोड़ देता हूं, कोई एक नंबर k घटा देता हूं, तो प्रसरण में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है, प्रसरण वही रहता है, यथावत रहता है। लेकिन किसी संख्या को अगर मैंने गुणा कर दिया तो प्रसरण, अगर k का गुणा करता हूं हर संख्या को, हर संख्या के लिए k का गुणा करने पर प्रसरण k स्क्वायर गुणा हो जाएगा। समझ गए? चलिए सर, और इसका अगर वर्गमूल करूंगा तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। प्रश्न हमारा है m क्रॉस n परिवहन समस्या। इसके अंदर 3 अलग अलग स्टेटमेंट आपने पढ़े होंगे और तीनों का एक ही परिणाम है, तीनों का आंसर एक ही है। आधारित सुसंगत हल होने के लिए रिक्त कोष्टिकाओं की संख्या, है ना, अरिक्त कोष्टिकाओं की संख्या किसके बराबर होगी सर? m प्लस n माइनस 1 के बराबर होगी। और ये 3 स्टेटमेंट जो आप पढ़ते हैं परिवहन समस्याओं में, और तीनों का परिणाम यही है n प्लस n माइनस 1 के बराबर। ठीक है सर। तो परिवहन समस्या अपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल प्राप्त करने के लिए अरिक्त कोष्टिकाओं की संख्या क्या रहने वाली है? m प्लस n माइनस 1 के बराबर रहने वाली है। और ये केवल इसके लिए एक बार पन्ना वापस पलटना अपनी कॉपी का। ठीक है, 3 जगह पर ये स्टेटमेंट आपका आता है और तीनों का परिणाम यही है m प्लस n माइनस 1 के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में एक फंक्शन दे रखा है और ये कह रहा है अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। यानी क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। f0 का मान क्या है? देखिए भाई, अगर सतत होता है तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होती है सर? वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट वैल्यू के बराबर होती है। फंक्शन कंटिन्यूअस कब है? फंक्शन कंटिन्यूअस तब है जब उस फंक्शन का किसी बिंदु पर मान, उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, ये तीनों आपस के अंदर बराबर हो जाए। तो मैं यहां पर कहने वाला हूं कि चूंकि जो आपका फंक्शन है fx वो कैसा है? सतत है। तो इसलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके बराबर होगा? लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, और जब मैं इसको देखता हूं तो मैं f0 की अगर बात करूंगा तो लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी लिमिट x टेंस टू 0 और वहां से 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस टेन इनवर्स x। क्लियर है? अब यहां से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं कन्वर्ट करता हूं सर, और इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं? स्टैंडर्ड लिमिट को लेने के लिए मैं यहां पर x का भाग देना चाहता हूं, और जैसे ही मैं x का भाग दूंगा तो देखिए पोजीशन हमारी लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया 2 माइनस साइन इनवर्स x अपॉन x, 2 प्लस टेन इनवर्स x अपॉन x। और आप इसको देख पा रहे हैं सर कि जब मैं इसको x का भाग देता हूं तो ये आपकी स्टैंडर्ड लिमिट वाले फॉर्मूले आपके बन गए,
और आपके जानकारी के लिए कि जब मैं बात कर रहा हूं लिमिट x टेंस टू 0, साइन इनवर्स x अपॉन x आपका 1 के बराबर होता है। लिमिट x टेंस टू 0, टेन इनवर्स x अपॉन x भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट से है लिमिट के। और कितना आसान प्रश्न था सर, केवल और केवल आपको पता करना था कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन, उसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट आपस में बराबर होगी। इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके बराबर है? लिमिट वैल्यू के बराबर है। और लिमिट को ज्ञात करने के लिए x का भाग देते ही अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया है सर। और जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला तो हमारा आंसर क्या रहा सर? x के स्थान पर 0 रखने पर 2 - 1, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, अपॉन में 2 + 1, जो कि आपका आंसर 1/3 के रूप में है। और ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का आंसर हो गया 1/3। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आ गई। बहुत आसान सा प्रश्न हमारा रहा। अगला प्रश्न देखते हैं सर। सम केंद्रीय वृत्तों जिसका केंद्र बिंदु 1,2 है के समूह के लिए अवकल समीकरण क्या है? यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन आपको करना था और आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो चीज हमारे द्वारा अचर के रूप में मानी जाती है उसको वहां से रिमूव करना है, उसका अवकलन करते हुए। ठीक है, मुझे बताइए कि वृत्त का समीकरण क्या होता है सर? थोड़ा ज्योमेट्री की बात आपको आनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल, केंद्र त्रिज्या रूप x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? a स्क्वायर। ये आपका वृत्त का समीकरण है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर रेडियस फॉर्म, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र बिंदु h, k हो, उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या a हो, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको लगा दूं उधर। यहाँ पर जो h और k के मान हमारे पास में थे, जो कि मैंने 1 और 2 के रूप में रख दिया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से जो वेरिएबल फॉर्मेशन जो त्रिज्या का a है उसको मुझे हटाना है। और चूंकि ये कांस्टेंट है, त्रिज्या है a, और जब अवकलन करूंगा तो ये ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा। तो मैं यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन की बात कर लूंगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा सर, x - 1 हो गया। इधर से अवकलन करने पर 2 बाहर आ गया, y - 2, और चैन रूल लगाते हुए y का x के रेस्पेक्ट में dy/dx हो गया और कांस्टेंट a का 0 के बराबर हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ से x स्क्वायर का फॉर्म अवकलन 2x, यहाँ पर y स्क्वायर के लिए 2y और y का dy/dx। अब देखिए दोनों पदों के अंदर 2 है तो 2 कॉमन आकर कैंसिल हो गया सर। तो हमारे प्रश्न का जो अवकलन समीकरण हो गया सर, ये हो गया y - 2 dy/dx इज इक्वल टू 0। और कहाँ है सर? आंसर चेक करें, x - 1 प्लस y - 2 dy/dx इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है सर, तो ये भी आसान प्रश्न है। ऐसा लग रहा होगा सर कि 2018 में हमने परीक्षा क्यों नहीं दी, है ना? और 2018 में परीक्षा देने वालों को क्या लग रहा होगा कि भाई ये प्रश्न हम लोगों ने क्यों नहीं किए, इतने आसान से प्रश्न है। तो आप विश्वास रखें सर, अच्छा होगा पेपर इस बार भी आपकी परीक्षा के अंदर। गणित की किसी एक ही शाखा के विभिन्न प्रकरणों के मध्य सह संबंध क्या कहलाता है? जब एक ही शाखाओं के मध्य के संबंध की बात हम लोग करते हैं तो वह हमारा संबंध क्या होता है सर? समपार्श्विक सह संबंध कहलाता है। ठीक है ना? इसको हम लोग कहते हैं को लेटरल कोरिलेशन। ठीक है ना? कोलेटरल कोरिलेशन। जब आप बात कर रहे हैं गणित की एक ही शाखा की बात कर रहे हैं और उसका सह संबंध क्या है? समपार्श्विक सह संबंध कहलाता है, कोलेटरल कोरिलेशन। सीधी सीधी डेफिनेशन सर, इसमें आपको कुछ विशेष करना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात कीजिए जिसकी 2 बिंदुओं से दूरी का अंतर 4 है।
अब यहां पर ध्यान देना सर, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेटिव पार्ट रहा है, ठीक है। कैलकुलेटिव पार्ट इस संदर्भ में कि अगर आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है तो सर हम लोग जो है इस प्रश्न में उलझने वाले हैं। प्रश्न के अंदर दूरी के अंतर के अंदर दूरी सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं, और दूरी सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो वर्गमूल का पद हटाने के लिए दो बार आपको वर्ग करना होगा, यानी एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर कॉन्सेप्ट की जानकारी हमको नहीं है तो। अब ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा हूं कि जब किन्हीं दो बिंदुओं से दूरी का अगर योग दिया है, देखो यहां अंतर है ना, अंतर के स्थान पर अगर योग दिया होता है तो वहां पर दीर्घवृत्त का समीकरण बनता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनती है। क्योंकि ये जो दो बिंदु हैं हमारे ये सेंटर से समान दूरी के बिंदु हैं। सेंटर का मतलब क्या, जो आपका 0,0 होता है दीर्घवृत्त का केंद्र जो है आपका, ठीक है, या मैं यूं कहूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपका मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से 3,0 3 यूनिट राइट के अंदर है, -3,0 लेफ्ट के अंदर है। तो ये समान दूरी अगर होती है, दूरियों का योग अगर कोई अचर आपके पास में है तो वो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुआ करता है, इसको ध्यान देना। और जब दूरियों का अंतर अगर कोई कांस्टेंट की बात करता है तो वह हाइपरबोला होता है, अति परवलय होता है, पहली चीज। और जब मैं यहाँ पर देख रहा हूं तो सभी अति परवलय, खास बात ये है। तो मैं यहाँ पर अब टप्पा तो नहीं मार सकता हूँ, हाँ अगर कहीं पर प्लस होता, कहीं पर सर्कल दिखता, कहीं इलिप्स दिखता मेरे को, तो मैं कहता अच्छा अति परवलय वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तो मैं इसको उत्तर दे दूं। यहाँ पर चारों ही ऑप्शन आपके x² - y² - b² की फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन होगा अति परवलय, और अति परवलय के अंदर हम लोगों ने देखिए यहां पर ये आपका 0 0 है। अति परवलय की स्थिति हमारी ऐसी है, ये उसकी नाभि है सर, फोकस जिसको आप S कहते हैं, 3,0, और यहां पर क्या है S डैश है -3,0। और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है सर, है ना, और वो प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि परवलय के ऊपर अगर कोई बिंदु है, जैसे मान लिया P है, तो मैं ये कहूंगा कि PS और PS डैश, है ना, इसको हम लोग कहते हैं फोकल प्रॉपर्टी। तो PS - PS डैश, इसका डिफरेंस जो कि पॉजिटिव, ये आपको दे रखा है 4, और ये होता किसके बराबर, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं। तो ये होता है 2a के बराबर, ठीक है, फोकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला है, ठीक है। और इलिप्स के अंदर क्या होता है, जब इलिप्स की बात होती है हमारी, तो वही चीज होती है सर इलिप्स के अंदर, यहां पर S है और यहां पर S डैश है, और अगर ये पॉइंट P हमारे पास में है तो इलिप्स के अंदर PS + PS डैश, ये आपका जो है 2a के बराबर हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ इलिप्स की बात हमको करनी नहीं है, और यहाँ पर PS - PS डैश वो जो आपका 2a के बराबर होगा। और हमारा प्रश्न क्या कहता है सर किसके बराबर है, यह अंतर, यहाँ पर डिफरेंस 4 के बराबर है। तो 2a बराबर 4, तो a बराबर 2, और a² बराबर कितना हो गया 4। और मैं बता रहा हूं कि मेरे 4 ऑप्शन में a² x² a² केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। मेरा यही प्रश्न का उत्तर है। क्लियर है सर। चलिए, और इसको कंफर्म करना चाहूंगा, परीक्षा मत करना सर, है ना, आज की तारीख में हम कंफर्म कर लेते हैं इसको। तो अगर आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी है तो हम फटाफट उत्तर दे देंगे सर। और अगर ये प्रॉपर्टी मेरी जानकारी में नहीं है तो फिर मैं दूरी सूत्र का प्रयोग करूंगा, बिंदु को मानूंगा x, y की 3,0 से दूरी, x, y की -3,0 से दूरी, इनका डिफरेंस आपका 4 है। और जो दूरी सूत्र से दूरी आएगी वर्गमूल के पद में, दो वर्गमूल के पद होंगे, एक को आपको राइट हैंड साइड में ले जाना है, वर्ग करना है, और फिर दोबारा से वर्गमूल का पद अलग करते हुए वर्ग करना है। 2 बार वर्ग करेंगे तो एक लंबे प्रोसेस के बाद में अपना उत्तर तो मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन ये प्रोसेस में आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। अब दूसरी चीज मुझे बताइए, ये क्या है, नाभि है, ये है AE,0, और ये क्या है -AE,0। तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है सर, 2AE बराबर 6 के बराबर है। देखिए सेंटर से AE डिस्टेंस यहां पर है, और यहां से इधर -AE डिस्टेंस वहां पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी AE और -AE 2AE, और ये आपका 3 और 3 6 के बराबर हो गया। तो AE किसके बराबर हो गया, AE 3 के बराबर हो गया। और मैं यहां से B का मान ज्ञात करना चाहता हूं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे सर हम लोग।
हमारे पास में जो ई का परिणाम है, बी को निकालना है ना सर, तो ई इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट है। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप कर देता हूँ और देखिए मैं इसका जो है मान निकालना चाहता हूँ। इधर से ए का मान 2 है और जैसे मैं ए का मान 2 रखूंगा तो ई का मान कितना हो गया, 3/2 हो जाएगा। तो ई का मान हो गया सर 3/2 बराबर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान हो गया आपका 4। ये पोर्शन, चूंकि मेरा उत्तर तो आ गया, कंफर्म करने के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से वर्ग करने पर ये परिणाम रहा सर 9/4, वर्ग करने पर 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 4, ये एक को उधर ले जाएंगे घटाएंगे तो ये परिणाम रहा सर 5/4 बराबर बी स्क्वायर बटा 4। ठीक है, 1 को घटा दिया, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से परिणाम क्या बना, यहाँ से परिणाम बना बी स्क्वायर बराबर 5। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया सर। ठीक है सर, तो गौर कीजिए। ठीक है सर, तो ये बी स्क्वायर बराबर 5 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया सर। ये आपका ए स्क्वायर है और यह जो चीज़ है वो आपकी बी स्क्वायर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में प्रश्न आ गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न था, थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न था, क्योंकि अगर आपने केवल दूरियों के माध्यम से सोचा तो हमको समय देना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाएगी, और अगर कॉन्सेप्ट के बारे में अगर नहीं सोच पाए तो अपना प्रश्न का उत्तर समय लगेगा, और कॉन्सेप्ट सोचना तब अपना उत्तर आ जाएगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न आपका 55वां रहा। आगे बढ़ते हैं। 56 है, अनंत श्रेणी की बात कर रहे हैं, उसका योग है। देखिए, अगर n पदों वाली होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अनंत पदों वाली है। और यहाँ पर देखें सर, ये चूंकि मेरे रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियल है तो नो डाउट ये एक्सपोनेंशियल सीरीज बनने वाली है सर। ठीक है, अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ सर, सीरीज जो है आपकी 1 प्लस 2 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू इन्फिनिटी, ये परिणाम है। मैं इस सीरीज को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, समेशन n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n, ऐसा कर सकता हूँ सर, क्योंकि ऊपर की ओर देखें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर, और नीचे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल n की स्थिति बनती है। अब जब मैं इसको आगे हल करता हूँ तो ये समेशन रहा हमारा n स्क्वायर, इसमें से n को बाहर करते हुए फैक्टोरियल n-1 कर सकता हूँ। एक n से ये n आपका कट जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए जो ऊपर की ओर n है उसमें से एक घटाना है और एक जोड़ना है, अपॉन में फैक्टोरियल n-1 हो गया। सेपरेट करते हुए समेशन ऑफ n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 प्लस समेशन ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। क्लियर है। इसको मैं फिर से और सिंप्लीफाई करूंगा तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए, समेशन, ये 1 अपॉन ये n-1 कट जाएगा ना सर, तो 1 अपॉन n-1 कट गया और पीछे क्या बचेगा, फैक्टोरियल n-2 बचेगा। वापस ध्यान देना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यहां से इसको भी आप तोड़ सकते हैं सर, n-1 बाहर करते हुए और फैक्टोरियल में n-2, तो n-1 से n-1 ये आपका कट जाएगा और 1 अपॉन फैक्टोरियल n-2 प्लस समेशन ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। और आपके जानकारी के लिए कि जब भी इस प्रकार से फैक्टोरियल की शुरुआत होती है और जब n का मान 1 होगा, नेगेटिव नंबर से शुरुआत होती है, तो ये आपका रिजल्ट जो है वो e के बराबर होता है। भाई e होता है ना सर आपका, e इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इस प्रकार से e होता है। और जब नेगेटिव से स्टार्ट होता है तब भी वह e के बराबर है। ये ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ कि 1 अपॉन फैक्टोरियल n- कोई भी नंबर है ना, लाइक एज अ k अगर आपके पास में है, ये समेशन है, और यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2, अगर इन्फिनिटी की बात हो रही है तो यह e के बराबर हुआ करता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है हमारे पास में, और n में से 2 को घटाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो परिणाम आपका रहेगा वो e का परिणाम है और ये भी e का परिणाम है, और e का मतलब क्या हो गया सर, 2e। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आ गया। चलें सर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है ए और बी, बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्ट लेवल का प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है। ए और बी 3 गुणा 3 के वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 है, और आपका जो है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी 3 है। तो इस प्रकार से 3ab का मान क्या होगा, और हम लोगों ने ये पढ़ा है सर।
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बी। आपने ये पढ़ा होगा k टू द पावर n वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये हमारा एक अच्छा सा परिणाम है जो कि आपको सीधा ध्यान रखना होता है सर, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे यहाँ पर प्रश्न बना है, तो जब मैं इसको हल करता हूं तो 3ab वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab का मतलब क्या होगा सर, 3 टू द पावर n वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ b 3, और n का मतलब क्या है, कितनी कोटि है, तो पता लगा 3 कोटि है तो n का मान 3। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू 3 है, सॉल्व करने पर माइनस एक जगह है 3 की घात 3 27, और 27 का 3 से गुणा कितना हुआ 81, और ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। तो ये आसान प्रश्न है, कॉन्सेप्ट है, और चूंकि देखो जहां सारणी की बात हो रही है, मैट्रिक्स की बात हो रही है, इस प्रकार के एडजॉइंट के भी कुछ परिणाम हैं, समझ रहे हो ना, कि भाई a और एडजॉइंट ऑफ a का गुणा किसके बराबर है, या एडजॉइंट ऑफ a के सारणी का मान क्या है, एडजॉइंट ऑफ a के सारणी का मान क्या है। तो ये सारणी के जो 3 से 4 प्रकार के रिजल्ट्स हैं उनको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई आसान प्रश्न है, मतलब आसान का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल प्रश्न है, अगर आपने पढ़ा है तो उत्तर दे देंगे। गणित के उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिए भाई, उपयोगिता यानी गणित के उपयोगिताओं की बात करें तो ध्यान दो, कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही में गणित समस्या समाधान का उपकरण है, बिल्कुल है। गणित वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का मॉडल प्रस्तुत करता है, बिल्कुल ठीक है ना, लाइफ से रिलेट कर रहा है। गणितीय सिद्धांतों को समझने के बजाय यह सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गणित प्रश्न कैसे हल करें। तो हमारा प्रश्न क्या है, गणितीय प्रश्न कैसे हल करें यह सीखने की बजाय महत्वपूर्ण है कि अंतर्निहित सिद्धांतों को हल किया जाए। तो ये कथन हमारा सही नहीं है उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार। भाई आपको उपयोग करना है तो उपयोग करने का मतलब क्या है कि प्रश्न कैसे हल करना है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लिस्ट 1 और 2 का मिलान करना, सही उत्तर की बात करना है। तो लिस्ट ए में देखो एक वर्ग आव्यूह है ए स्क्वायर ए के बराबर है, और ए स्क्वायर ए का मतलब ये कैसी है सर, ये आपका ए स्क्वायर ए होने का मतलब है वर्ग सम है, ठीक है। a टू द पावर m इज इक्वल टू 0, अगर a टू द पावर n 0 है, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो ये होता है सर शून्य भावी मैट्रिक्स, है ना। ये सारे मैट्रिक्स के प्रकार में आप पढ़ते हैं। a स्क्वायर बराबर i के अगर बराबर है तो ये क्या होती है, ये अंतरवलनीय होती है, अंतरवलनीय मैट्रिक्स आपकी हुआ करती है। और a का ट्रांसपोज अगर a के बराबर है तो यह सममित मैट्रिक्स हुआ करती है, ठीक है। ये सारी की सारी डेफिनेशन है, लेकिन पंगा हमारे साथ में हो गया सर। पंगा ये हो गया कि उसने हिंदी के अंदर इंग्लिश के शब्द लिख दिए। भाई अंग्रेजी माध्यम वाले तो खैर कर लेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में होना चाहिए कि वर्ग सम का मतलब क्या है, ठीक है, या शून्य भावी का मतलब क्या है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए सर मामला गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अब ध्यान करें तो सम्मित तो सबसे पहले आप पकड़ ही लो सर, है ना। हिंदी माध्यम वालों के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये सम्मित है और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से सम्मित है। तो डी का जो रिजल्ट है, लिंक है, वो 3 के साथ में है। और अगर ऐसा लिंक हम लोग कर लेते तो हम अपने प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 दे देते। मुझे अंग्रेजी के शब्द पता नहीं है, देखो 1 मिनट के लिए अगर ऐसा सोचें, लेकिन इनमें से केवल एक शब्द हमारे सम्मित पकड़ में आ गया किसी मैट्रिक्स का, और उसके परिवर्त मैट्रिक्स को अगर आपस में बराबर हम लोग सोचते हैं तो वो सम्मित होती है, सिमेट्रिक होती है। और यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सममित की बात कर रहा है, तो डी का मैच 3 के साथ में हो रहा है, और डी का मैच 3 के साथ में केवल ऑप्शन 4 में हो रहा है। इतना सोच लेते तब भी अपने प्रश्न का उत्तर दे देते, ठीक है। अब दूसरी बात करता हूं मैं आपके साथ में, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि शून्य भावी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। शून्य भावी यानी निल पोटेंट है, निल पोटेंट इसका मतलब है सर शून्य भावी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और इनवॉल्यूटरी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहां पर होता है अंतरवलनीय, ठीक है जी। और सम्मित का मतलब हो गया, और आइडियोपोटेंट का मतलब हो गया वर्ग सम। तब आप मैच करें, अगर चारों की बात करते हैं तो यहां पर वर्ग सम है, तो ए का वर्ग सम आइडियोपोटेंट, ए का 4 से संबंध है। वर्ग आव्यूह यहां पर 0 शून्य भावी का मतलब निल पोटेंट है, बी का 1 से संबंध हो गया। और यहां पर अंतरवलनीय का मतलब है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स,
ठीक है। तो अब ए का संबंध आपका कहाँ हो रहा है, 4 से हो रहा है, बी का संबंध 1 से हो रहा है, और सी का संबंध 2 से हो रहा है, और डी का 3 से हो रहा है। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया सर। यानी किसी एक को पकड़ लेते ना, और सबमिट सबसे आसान था, तब भी ये प्रश्न आए। अब मुझे बताओ, ऐसे ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो क्या हमारे जो है 45% नहीं बनेंगे सर? क्योंकि आपकी मेरिट क्या गई है सर 2018 की, आप उसको चेक करें एक बार। 45% से कम आपकी मेरिट रही है और उस पर आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार से उसके पहले वाली मेरिट भी लगभग 41, 42, 43, ठीक है ना, इसके आसपास में गई है। तो आप इतने प्रश्न निश्चित रूप से इसमें से निकाल देंगे सर, जिससे कि आपके परसेंटेज 45% से ज़्यादा 50 के ऊपर भी बन जाएं। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। हमारा प्रश्न है, एक वर्ग मैट्रिक्स है और उसमें इस प्रकार से है, ए और ए का ट्रांसपोज, ए और ए का ट्रांसपोज अगर आई के बराबर है। तो ध्यान दीजिए भाई, बहुत सीधी सी बात है, अगर ए और ए का ट्रांसपोज आई के बराबर होता है तो इसका मतलब ये क्या है सर, ये हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। पहली बात तो ये ध्यान देना कि ये जो है लांबिक मैट्रिक्स है। अभी पिछले प्रश्न में लांबिक नहीं दिया था हमको, बाकी के सब दे दिए। ये है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर लांबिक मैट्रिक्स होती है तो ए के सारणिक का मान हमेशा ±1 होता है। ये सीधा सीधा लांबिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से आपका बन करके आता है, ठीक है ना। कारण क्या है, देखो कारण सीधा सीधा ये है, ए और ए का ट्रांसपोज अगर आई के बराबर है, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ए और ए का इनवर्स आई के बराबर होता है। अगर मैं इन दोनों की तुलना करता हूं तो तुलना करने से क्या पता लगा, ए का ट्रांसपोज ही ए इनवर्स के बराबर है। ऐसा है ना सर, ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर हो गया। तो मैं अगर इसको ऐसा लिखता हूं कि ए इज इक्वल टू आई अपॉन ए का ट्रांसपोज, ठीक है। या इसको ऐसा करेंगे सर, यहां पर आई तो बन गया, इसको ए इनवर्स करते हैं। एक मिनट, यहां पर जो पोजीशन हम लोग ऐसा लाना चाह रहे हैं सर, अच्छा ए का ट्रांसपोज जो है इसको यहीं से देखें सर, ए का ट्रांसपोज जो है वो ए इनवर्स के बराबर है। तो गौर करो, यहां से ए इनवर्स इधर आएगा। कुल मिलाकर के ये पोजीशन जो है आपकी ये वाली बननी चाहिए सर, ये वाला। तो इसका जो वर्गमूल करेंगे तो ये आपकी वर्गमूल की स्थिति है वो ये वाली बनेगी सर। तो ए स्क्वायर आपका आई के बराबर मुझे करना है, ठीक है ना। तो ये ए है और ये भी आपका ए के बराबर बनेगा सर, ए और यहाँ पर ए इनवर्स आई है ना। तो ए इनवर्स कर देता हूँ मैं, ए कट गया, ए इनवर्स हो गया। चलो इसको जो है एक बार आप थोड़ा सा देखना कि कुल मिलाकर के यहाँ जो पोजीशन बनने वाली है सर, वो लांबिक मैट्रिक्स के लिए मॉड ए का स्क्वायर आई के बराबर है, और तुलना करने पर ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स के आपके बराबर होता है। तो कुल मिलाकर के ये सिचुएशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। और हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी रहा सर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो 20 प्रश्न हमारे सिंप्लीफाई किए, हम लोगों ने सॉल्व किए 41 से लेकर के 60 तक के, है ना, वो आपके लिए निश्चित रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा की प्लानिंग करते समय आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे, फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे। याद रखें, आपका अपना चैनल मैथ्स बाय भावेश सर, और रात को 9 बजे हम फिर से इसके आगे 61 से कुछ प्रश्नों को और हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।